सुंदरवन का मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। इसी जंगल में रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसका बेटा कुकू अब थोड़ा बड़ा हो गया था और उड़ने की कोशिश करता रहता था। लेकिन आज जंगल में एक अजीब सी उदासी थी, खासकर उनके दोस्त छोटू कबूतर के चेहरे पर। अरे रीमा, देखो तो हमारा दोस्त छोटू कबूतर आज कितना उदास बैठा है। वो तो हमेशा गुटर गूं करके सबको हंसाता रहता है। हाँ टुन्नू जी, बात तो चिंता की है। चलो उससे पूछ कर आते हैं। कुकू, तुम यहीं रहना। ठीक है माँ, मैं पिंकी आंटी के आने का इंतजार करता हूँ। रीमा और टुन्नू छोटू कबूतर के पास जाते हैं। छोटू सिर झुकाए बैठा है। क्या हुआ छोटू भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा? रीमा बहन, क्या बताऊं, मेरी कम ऊंचाई और मेरी छोटी उड़ान ही मेरी दुश्मन बन गई है। मैं लूसी से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या? लूसी तो बहुत ही प्यारी और समझदार कबूतरी है। लूसी तो ठीक है, पर उसकी माँ, वो बहुत ही स्वार्थी हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत नीची उड़ान भरता हूँ। मेरी कदकाठी छोटी है, इसलिए मैं उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। वो लूसी की शादी किसी ऊंची उड़ान वाले कबूतर से कराना चाहती हैं। तभी वहाँ पिंकी, कव्वी और तोता आ जाते हैं। मैंने सब सुन लिया। ये तो सरासर गलत है। अकल और हिम्मत का कद से क्या लेना देना? लूसी की माँ को समझाना होगा। मैं अपनी बुद्धि से कोई तरकीब निकालती हूँ। सही कहा पिंकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने सुना है कि लूसी की माँ आज जंगल की सभा में आने वाली है। दूसरी तरफ जंगल के बदमाश कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी को दूसरों के दुख में मजा आता था। लेकिन कालू की माँ एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी बुजुर्ग थी, जो हमेशा अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करती थी। सुन गौरी, आज मजा आएगा। उस बौने कबूतर की बेइज्जती होगी। लूसी की माँ उसे सबके सामने डांटेगी। हम भी थोड़ा नमक मिर्च लगाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे तो वो कबूतर वैसे भी पसंद नहीं। वो हमेशा रीमा और पिंकी के साथ रहता है। आज उसकी शामत आएगी। कालू, गोरी, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाते हो। याद रखना, अहंकार हमेशा हारता है। वो कबूतर छोटा है, लेकिन दिल का साफ है। ओह माँ, तुम तो बस ज्ञान देती रहती हो। चुपचाप तमाशा देखो। सभा शुरू हुई। लूसी रो रही थी। उसकी माँ गुस्से में पंख फड़फड़ा रही थी। छोटू कबूतर रीमा और टुन्नू के साथ वहां पहुंचा। खबरदार, जो तुम मेरे बेटी के आसपास भी दिखे, देखो अपनी हालत। तुम जमीन से बस 4 हाथ ऊपर उड़ते हो। अगर कोई मुसीबत आई तो मेरी बेटी को लेकर आसमान में कैसे भागोगे? माँ प्लीज, छोटू बहुत बहादुर है। मुझे ऊंची उड़ान से नहीं, अच्छे दिल से मतलब है। चाची जी, माफ कीजिएगा, लेकिन ऊंचाई ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी जो काम सुई कर सकती है, वो तलवार नहीं कर सकती। छोटू भाई जंगल के हर कोने को जानते हैं, क्योंकि वो नीचे उड़ते हैं। बातें बनाना तो कोई पिंकी से सीखे। अरे अगर चील आ गई तो ये कबूतर क्या करेगा? चील के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। गोरी, किसी का मजाक मत उड़ाओ। वक्त बदलते देर नहीं लगती। बहस चल ही रही थी कि अचानक आसमान में एक काली परछाई मंडराने लगी। जंगल में सन्नाटा छा गया। वो एक खूंखार चील थी जो शिकार की तलाश में थी। उसकी नज़र लूसी की माँ पर पड़ी, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी और खुले में बैठी थी। भागो, चील आ गई, सब छुप जाओ। अफरा तफरी मच गई। कालू कौवा और गौरी कव्वी, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊंचे पेड़ की ओर उड़ गए। लेकिन चील बहुत तेज थी। उसने सीधा गोता लगाया लूसी की माँ की तरफ। वो तो लूसी के माँ के पीछे ही पड़ गया था। दूसरी तरफ रो रो कर लूसी का बुरा हाल हो गया था। कोई बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। छोटू, कैसे भी करके मेरी माँ को बचाओ। तुम चिंता मत करो लूसी, मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हारी माँ को उस चील के चंगुल से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। अरे कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। आप जाओ, जाकर उस चील से मुकाबला करो ना। अरे पिंकी, ऐसे ना कहो। मैं इतनी तेज उड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बड़ा है। तुम चिंता मत करो लूसी। मैं, कबूतर और तोता
जाकर कैसे ना कैसे करके तुम्हारी माँ को बचा कर ले आएंगे। ऐसा कहकर वो तीनों बहुत तेज उड़ने लगते हैं और किसी तरह चील को ढूंढ लेते हैं। अरे वो गंदी चोंच वाली चील, आओ मेरे पीछे आओ ना, आकर मुझे खाओ ना। ऐसा कहते ही वो चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सीधे छोटू के पीछे पड़ जाता है। आओ आओ मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर छोटू कबूतर सीधे एक पेड़ के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे चील भी उस पेड़ में ही घुस जाता है। घुसते ही टुन्नू और तोता मिलकर एक बड़ा सा पत्थर उसे पेड़ के आगे डाल देते हैं। छोटू कबूतर तो बाहर आ जाता है, मगर वो चील तो उसी पेड़ के अंदर फंस जाता है। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ फंस गया। मैं तो इन छोटे पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं, मगर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। इस तरह छोटू के कारण लूसी की माँ की जान बच जाती है। अरे वाह छोटू, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मगर टुन्नू, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, वरना वो चील किसी भी समय बाहर आ सकता है। खतरा टल गया था। सभी पक्षी नीचे आ गए। सारे पक्षी एक जगह जमा हो गए थे। लूसी की माँ अभी भी हाँफ रही थी। देखा कालू, जिसे तुम बौना कह रहे थे, आज उसी ने जान बचाई। अगर वो तुम्हारी तरह ऊंचा उड़ने वाला होता तो उस झाड़ी में कभी नहीं घुस पाता। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे कद को देखा, तुम्हारी हिम्मत को नहीं। आज तुम्हारी कम ऊंचाई वाली उड़ान ने ही मुझे नया जीवन दिया है। तुम ही मेरी लूसी के लिए सही जीवन साथी हो। धन्यवाद छोटू, मुझे तुम पर गर्व है। देखा दोस्तों, हर किसी की अपनी खूबी होती है। सही कहा रीमा। बुराई का कद ऊंचा हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। छोटू अंकल की जय हो। अब तो छोटू अंकल की शादी होने वाली है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में धूमधाम से छोटू और लूसी की शादी हुई। कालू और गोरी ने भी माफ़ी मांगी और सुधरने का वादा किया। रीमा, टुन्नू, पिंकी और तोता ने मिलकर खूब जश्न मनाया। सच्ची काबिलियत का दिया रूप रंग में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में काम आने और हिम्मत दिखाने में होती है। जंगल में तेज बर्फबारी हो रही थी। रीमा चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बर्फबारी में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं था। पिंकी अपने घर में सोई हुई थी और उसका छोटा सा बेटा गोलू खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे गोलू बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर से निकल जाता है। उड़ते उड़ते छोटा गोलू दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, लेकिन यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। कुछ भी तो नहीं यहाँ खाने को। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ बुरा कौवा उस गोलू को देख रहा था। वो दुष्ट बुरा कौवा छोटे गोलू के पास आता है। गोलू, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। तुम तो इतनी तेज बर्फबारी में भी घर से बाहर आ गए। ये सब मैंने मेरी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज बर्फबारी में उड़ लेती है। मेरा घर तो पहाड़ों के पास है और मेरे घर के बाहर तितलियां भी है। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगे? मुझे तो तितलियां बहुत पसंद है। मैं जाऊंगा आपके साथ और तितलियों से दोस्ती करूंगा। रीमा चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहां से गुजरती है। छोटे गोलू को बुरे कौवे के पास बैठा हुआ देखकर रीमा चिड़िया वहां आ जाती है। तुम छोटे गोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ तितलियां देखने के लिए जा रहा है। मगर कौवे, तुम कौन हो? मैं तो इसके पापा का दोस्त हूँ। गोलू अपने पापा से पूछ कर आया है ना छोटे गोलू? छोटे गोलू से पहले बुरा कौवा बोलता है। छोटा गोलू भी बुरे कौवे की बात सुनकर झूठ बोल देता है। हाँ रीमा आंटी, मैंने तो मम्मा पापा से पूछ लिया है। मेरे मम्मा पापा ने ही मुझे इनके साथ तितलियां देखने के लिए भेजा है। मगर ऐसी बर्फबारी में घर पर ही रहना चाहिए। रीमा चिड़िया वहां से चली जाती है और बुरा कौवा छोटे गोलू को साथ ले जाता है। जब थोड़ी देर बाद माँ पिंकी की आंख खुलती है तो अपने बेटे को घर में ना देखकर घबरा जाती है। मेरा गोलू कहाँ चला गया? परेशान माँ पिंकी घर से निकलती है। वो बर्फ में अपने बच्चे को इधर उधर देखती है और फिर रीमा चिड़िया के घर जाती है। रीमा, मेरा बेटा घर से बाहर चला गया है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटे गोलू को तो मैंने एक कौवे के साथ बैठा हुआ देखा था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ कर आया है। चिड़िया, वो
वो कौवा मेरे बेटे को कहाँ ले गया होगा? अब मैं मेरे बेटे को कहाँ ढूंढूंगी? मेरा बेटा। पिंकी बहन, रोने से कुछ नहीं होगा। हम सबको छोटे गोलू को ढूंढने के लिए जाना होगा। वो कौवा ज़्यादा दूर तक गया नहीं होगा। चलो हम गोरी कौवी के पास जाते हैं। उसे कौवों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ऐसा कहकर वो दोनों गौरी कालू के घर चले जाते हैं। ऐसी बड़ी चोंच और बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा सागर वाले जंगल में रहता था। मैं जानती हूँ उसे। और मैंने सुना है वो कौवा बच्चों को पकड़ पकड़ कर खाता है। अगर हम सब ने जल्दी से गोलू को नहीं बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तुम सबके साथ चलती हूँ और उस कौवे की अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी, रीमा चिड़िया और पिंकी गोलू को ढूंढने निकलती हैं। वो सब आगे जाती हैं। माँ जी, क्या हमारा छोटा गोलू यहाँ तो नहीं आया? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। छोटा गोलू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अंकल, मैं तो थक गया हूँ। बर्फ में उड़ना बहुत मुश्किल है। छोटे गोलू, तितलियां नहीं देखोगे तुम? वहाँ वहाँ चलना है हमें। मैं और नहीं जा सकता आपके साथ। आप पहले ही बहुत दूर लेकर आए हो मुझे मेरे घर से। जाएगा कैसे नहीं तू मेरे साथ? मैं अब तुझे उठा कर ले जाऊंगा। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई है यहाँ? कबूतर का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। दुष्ट कौवे, क्यों बच्चे को डरा रहे हो? मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा था। ये गंदा अंकल मुझे अपने घर से बहुत दूर लेकर आया है। मेरा घर तो बहुत दूर था। अब मुझे इस गंदे अंकल से बचा लो। कौवे, तुम बच्चों का अपहरण करते हो। कबूतर और कौवे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा गोलू शोर मचाने लगता है। गोरी, रीमा चिड़िया और गोलू की मम्मा पिंकी भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बुरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी से कौन बच सकता है? मारो मारो इसे और इसकी बड़ी सी चोंच को तोड़ दो। फिर वो सब बुरे कौवे को पकड़कर बहुत मारते हैं और छोटे गोलू को सुरक्षित घर ले जाते हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर कभी ऐसे मत करना और मुझे बताकर घर से बाहर निकलना। हमें कभी भी माता पिता को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जंगल में तेज बर्फ गिर रही थी। एक पेड़ के खोखर के अंदर रीमा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो चुटकी बेटी, मैं बाहर जाकर कुछ न कुछ ले आती हूँ। मगर माँ, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है ना, आप कैसे उड़कर जाओगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रीमा चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो बर्फ में दाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक जगह पर कुछ दाने मिल जाते हैं। ये क्या, इतनी बर्फ गिर रही है, फिर भी इतने दाने यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? चलो, अच्छी बात है, मुझे तो ये दाने मिल गए हैं। अब मैं आराम से इन्हें घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिला? अरे चुटकी बेटी, ये अनाज मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे मिला। चलो चुटकी बेटी, तुम खा लो। बाकी बचा हुआ अनाज हम लोग छुपा कर रखेंगे, बर्फ रुकने तक काम आ सकता है। फिर चुटकी उस दाने को मज़े मज़े से खाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रीमा को अनाज मिला था। कालू जी, यहाँ पर हमारा दाना नहीं है, हम लुट गए, कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। गोरी, मैंने तुमसे कहा था कि दाना लेकर घर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब खा लो दाना। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। मैं तो घर जा रहा हूँ। बर्फ और ठंड की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है। तुम ढूंढो अपना दाना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है, मगर गोरी कौवी सबसे पहले लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अरे ओ लूसी बहन, क्या तुम सो रही हो? लूसी ने सर्दियों के मौसम के लिए कुछ दाने छुपा कर रखे थे। गोरी कौवी उन्हें देख लेती है। क्या बात है गौरी, तुम इतनी तेज बर्फबारी में मेरे घर क्यों आई हो? यही है मेरे दाने, मुझे मिल गए मेरे दाने।
चोरनी लूसी कहीं की। नहीं नहीं, ये दाने तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा कर रखे हैं। लूसी चोरनी, यही है मेरे दाने। मेरे दाने मुझे वापस कर दो, वरना तुझे मैं बर्फ में दबा दबा कर मारूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ये मेरे दाने हैं। शोर सुनकर पड़ोसी रीमा चिड़िया भी वहां आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? रीमा बहन, ये दाने मेरे हैं। मैंने कई दिन पहले दाने ढूंढकर बर्फबारी के मौसम के लिए जमा करके रखे थे। ये गोरी की बच्ची या दाने इसके कहती है। रीमा बहन, मैंने पत्तों के नीचे दाने छुपा कर रखे थे। ना जाने ये लूसी मेरे दाने क्यों चुरा कर ले आई है। यह सुन रीमा चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे का दाना तो उसने ही उठाया था। गोरी, लूसी मेरे सामने ही दाने जमा कर रही थी। लूसी ने तुम्हारे दाने नहीं चुराए हैं। अब तो मैं सबके घर में तलाश करूंगी। जिसके घर में मेरे दाने नजर आएंगे उसे तो मैं जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी वहां से उड़कर सीधे पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मुझे सच सच बताना, पत्तों के नीचे से तुमने दाना चुराया है या नहीं? नहीं गौरी, मैं तो आज घोंसले से बाहर गई ही नहीं। मैं तो आज सारा दिन अपने जग्गू की देखभाल कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे दाना मिला था, वह भी चोरी हो गया। अब तो मैं उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। फिर गोरी चुपके से रीमा चिड़िया के घर में जाती है और खिड़की में से झांक कर देखती है। अब मैं ये दाने गोरी को कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता था कि गोरी ने इन दानों को पत्तों में छुपा कर रखा था। अच्छा तो ये बात है, इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे दाने उन पत्तों के नीचे से उठाए थे। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी रीमा चिड़िया के घोंसले के अंदर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। चोरनी चिड़िया कहीं की, तूने ये दाने वहाँ से चुरा कर ले आई और ऊपर से ये बात इतनी देर से मुझसे छुपा रही थी। नहीं नहीं गोरी बहन, मुझे ये बात कहने से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुप चोरनी कहीं की, कल मुझे दिख मत जाइयो, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगी। ऐसा कहकर गोरी बेचारी रीमा को बातें सुनाकर अपने दाने लेकर घर वापस चली जाती है। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रीमा चिड़िया रोने लग जाती है और वह कहती है, मुझे माफ़ करना चुटकी बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि वो गोरी का दाना है। वो गोरी तो तुम्हारे मुंह के पास से छीन कर ले गई है। कोई बात नहीं मम्मा, तुम रो मत। रुको चुटकी बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। गोरी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेता है। काली कवि, इतना दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चील भैया, ये दाने मेरे हैं, मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं दाना नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाकर मांस खाओ। मांस तो मेरे सामने ही है, काला हुआ तो क्या हुआ, पेट तो भर ही जाएगा। ऐसा कहकर चील गोरी कौवी पर हमला कर देता है। सीधा जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। रीमा चिड़िया अपना दाना ढूंढने के लिए वहां से गुजर रही थी। गोरी कौवी की आवाज़ सुनकर वो उस दिशा में आ जाती है। रीमा चिड़िया चील से मुकाबला करती है। चील जल्दी से वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। ये दाने तुम अपने घर ले जाओ। शायद यह दाने मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं। मैं सुबह से इन दानों के पीछे भाग रही थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर ये दाने तुम और तुम्हारी बेटी आराम से पेट भर के खाना। गोरी वो दाने रीमा को देकर अपने घर चली जाती है। जंगल में ठंड बढ़ चुका था। उसी जंगल में एक पेड़ के अंदर रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, छुटकी और कुकू। वो उन दोनों के साथ घर पर ही रहती थी। रीमा हर रोज अपनी सहेली लूसी कबूतरी के साथ आहार लाने के लिए जाती थी। घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिलाती थी। फिर रीमा नदी के पास जाकर एक मटके में पानी भरकर ले आती और उस पानी को अपने बच्चों को पिलाती। बचा कुचा पानी अपने घर के पास ही 2 पौधों को दे दिया करती थी। अपनी माँ को हर दिन पौधों में पानी देते हुए बच्चे देखते थे। एक दिन छुटकी अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, आप रोज रोज नदी के पास जाकर इतनी मेहनत करके पानी लाती हो, फिर उन पानी को पौधों को क्यों दे देती हो? बच्चों, हम ये सोचकर जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, अगर पौधे नहीं लगाएंगे तो पता है क्या होगा? अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो वो पौधे बड़े होकर पेड़ कैसे बनेंगे? उन पेड़ों से हमें फल, छांव बहुत कुछ मिलता है।
इसीलिए पेड़ों को लगाना बहुत अच्छी बात होती है। आप ही बड़े हो जाओ ना, तो हमेशा पेड़ लगाना मत भूलना। ठीक है मम्मा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। पेड़ लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे और समय समय पर पानी भी दे दिया करेंगे। यूं हर दिन पानी देने के बाद कुछ महीने के बाद वो पौधे पेड़ में बदल गए। उनमें से एक पेड़ जामुन का पेड़ था और एक पेड़ अमरूद का पेड़। वो दोनों जादुई पेड़ थे। ये बात रीमा चिड़िया नहीं जानती थी, ना ही जंगल के पक्षी। हर दिन की तरह उस दिन भी रीमा पेड़ों के लिए पानी देने के लिए वहाँ आती है। दोस्त, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है ना कि हम जादुई पेड़ हैं। क्या हम सबको बता दें? हमको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या जानते हैं, कोई पक्षी लालची पक्षी हो, हमें काट कर बेच न डाले। तभी वहाँ रीमा आती है और पेड़ों को पानी देने लगती है। चिड़िया चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम दोनों पेड़ इतने बड़े हो पाए। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम दोनों उसको ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं पेड़ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, वही चाहती हूँ। चिड़िया, ये बात तुम किसी को बताना मत, वरना हमारे जान को ही खतरा हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों, मैं तुम दोनों के बारे में किसी से भी नहीं कहूँगी। फिर रीमा उन दोनों पेड़ों को पानी देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ठंड के कारण सारे जंगल में खाना खत्म हो चुका था। सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। जंगल के पक्षियों को खाने पीने के लाले पड़ गए थे। सुनो दोस्तों, हमारा जंगल में खाना खत्म हो चुका है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कई सारे पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद कोई भी पक्षी जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। इस पूरे जंगल में सिर्फ 2 ही पेड़ हरे भरे हैं। हम वहीं जाकर रहेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। फिर सभी पक्षी उन दोनों पेड़ों के पास चले जाते हैं। जामुन का पेड़ हरा भरा फलों से लगा हुआ था। अमरूद का पेड़ पूरी तरह सूख गया था। ये जामुन का पेड़ हरा भरा है। मैं और गौरी इसी पेड़ में रहेंगे। अरे सहेली, इन्हें बताने की क्या जरूरत थी। हम दोनों जामुन के पेड़ में ही रहेंगे और बाकी सब अमरूद के पेड़ पे। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? 2 दिन पहले तो तुम हरे भरे थे ना, अचानक से इतनी सूख कैसे गए? जब जंगल के पक्षी तुम्हें इतना कुछ कह रहे थे, तुम अपने जादू से उनका मुंह बंद कर सकते थे ना। ऐसा करने से ही किसी की नीयत पता चलती है ना। मैं और जामुन का पेड़ दोनों मिलकर ही ऐसे किए थे। उस दिन के बाद रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ ही मिलकर अमरूद के पेड़ के ऊपर घोंसला बना लिया। वो रोज बिना भूले ही दोनों पेड़ों को पानी देती थी। एक दिन अमरूद के पेड़ को रीमा से बातें करती हुई गौरी कव्वी देख लेती है। इसका मतलब ये जादुई पेड़ है। इसके सारे जादुई शक्तियाँ मुझे चाहिए। इस पेड़ को काटकर सारी की सारी शक्तियाँ मैं ले लूंगी। गौरी एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। गौरी, तुम रुक जाओ, तुम ये पेड़ों को नहीं काटोगी। फिर जामुन का पेड़ गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो गौरी कव्वी को बिजली का झटका दे देता है। ऐसे दुष्ट पक्षियों की वजह से ही हम सब मुसीबत में पड़ते हैं। मैं इस गोरी कव्वी को मार भी सकता था। वो मेरे दोस्त अमरूद के पेड़ को मारने आ रही थी, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। रीमा चिड़िया दोनों पेड़ों से माफ़ी मांग लेती है। गोरी कव्वी भी डर के मारे दोनों पेड़ों से माफ़ी मांग लेती है। उस दिन से सारे जंगल के पक्षी उन दोनों पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।